I started my full-fledged preparation after I joined the Ultimate Assessment Program at Civils Daily. There is a 12-month strategy which I have done on Civils Daily platform only. I reached out to the Civils Daily team. Civils Daily. करंट अफेयर्स में Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. With Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. To Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. A mentorship program of Civils Daily, and that did help me a lot. देखो, माइक्रो थीम्स का एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है ताकि आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकें कि आने वाले वर्षों में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और साथ ही यूपीएससी किस टाइप से, किस टॉपिक से, किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में भी आपको आइडिया लग जाए। अब हम बात करते हैं, एक एक टॉपिक को लेंगे और उससे कौन कौन सी थीम्स निकली है और भविष्य में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन GS3 के इकोनॉमी वाले पोर्शन के माइक्रो थीम्स का एनालिसिस करेंगे। साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि माइक्रो थीम्स क्या होती है और इकोनॉमी में किस किस तरीके की माइक्रो थीम डेवलप हो रही है और भविष्य के में यूपीएससी के पेपर्स में किन किन तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं और साथ में इन माइक्रो थीम्स से कौन कौन से विगत वर्षों में प्रश्न आए हैं और आ सकते हैं, इन सब पर डिटेल से चर्चा करूंगा। और साथ ही आपको आगामी परीक्षाओं के लिए आने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और साथ में वहां से उत्पन्न होने वाले करंट अफेयर के मुद्दों के बारे में भी चर्चा करूंगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले GS3 में जो है GS3 में कई तरीके के सब्जेक्ट आते हैं, एक बार उन पर मैं ब्रीफली चर्चा कर लेता हूं। सबसे बड़ा अगर पोर्शन कोई आता है तो वो आता है इकोनॉमी, फिर इसके बाद अपना इन्वायरमेंट, उसके बाद अपना इंटरनल सिक्योरिटी और फिर जो है अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फिर अपना डिज़ास्टर मैनेजमेंट, है ना। तो इन 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इकोनॉमी के भी अगर मैं पार्ट करूं तो इकोनॉमी में भी 3-4 सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो है अपना कोर इकोनॉमी, कोर इकोनॉमी के अलावा एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ और इंक्लूसिव डेवलपमेंट। और एक तीसरा पोर्शन होता है अपना इकोनॉमी में ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इश्यूज, वो इश्यूज भी हो सकते हैं और रिसेंट डेवलपमेंट भी हो सकता है। तो इन मेजरली इन्हीं विषयों पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, एक बार अपन इकोनॉमी का सिलेबस डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद किन किन थीम्स से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो, माइक्रो थीम्स का एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है ताकि आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकें कि आने वाले वर्षों में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और साथ ही यूपीएससी किस टाइप से, किस टॉपिक से, किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में भी आपको आइडिया लग जाए। तो चलिए, सबसे पहला अपना टॉपिक है, सबसे पहला है अपना भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था मुद्दे क्या है? योजना, संसाधनों को जुटाना और साथ ही विकास एवं रोजगार से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा दूसरा जो अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है समावेशी विकास और इससे उत्पन्न मुद्दे। तो समावेशी विकास से कौन कौन से मुद्दे उत्पन्न होते हैं इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, ठीक है। समावेशी विकास से उत्पन्न होने वाले मुद्दे, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एक तो असमानता, ठीक है, असमानता के अलावा आप ये बोल सकते हो कि गरीबी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और इस गरीबी के अलावा और भी, जैसे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो भी मुद्दे डिग्रेड करते हैं वो सारे इश्यूज समावेशी विकास के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा सरकारी बजट, ठीक है, सरकारी बजट में बजट क्या होता है, बजट से रिलेटेड आर्टिकल, इसके अलावा बजट के कितने भाग होते हैं, है ना, और बजटिंग के कितने प्रकार होते हैं, जेंडर बजटिंग क्या होती है, जीरो बेस बजटिंग क्या होती है, ऑफ बजट बोरोइंग क्या होती है। तो ये बजटिंग से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो इन पे आपको
फोकस करना है। साथ ही बजट में बजट डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, तो इनसे रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज़ हैं और ये अवधारणाएं क्या होती है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरे शब्दों में बात करूँ तो ये जो है हमारा ये कोर इकोनॉमी का पार्ट है, कोर इकोनॉमी का पार्ट है। इसके अलावा प्रमुख फसलें, देश के विभिन्न भागों में बोई जाने वाली फसलें एवं फसलों का पैटर्न क्या है, यानी कि फसल प्रतिरूप क्या है, अर्थात खरीफ की फसल, रबी की फसल, और खरीफ की फसल में भी धान जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो धान, बाजरा, ये इनका एरिया जो है किस हिसाब से बढ़ रहा है या किस हिसाब से घट रहा है, उसका ट्रेंड क्या है, प्रोडक्शन का रेट क्या है। इसके अलावा जो मैं बात करूँ जो भी मुख्य फसलें हैं, भारत में बोई जाने वाली मुख्य फसलें कौन कौन सी है, भारत की उसमें रैंकिंग क्या है और कौन कौन से इश्यूज़ अराइज हो रहे हैं। इसके अलावा फसल पैटर्न के बारे में बात करें तो कितने तरीके की फसल होती है और साथ में उन फसलों को किस किस प्रकार से बोया जाता है और इससे रिलेटेड क्या क्या इशू जनरेट होते हैं। जैसे कि धान की फसल बोने से जो है ग्लोबल वार्मिंग को भी प्रमोशन मिलता है, तो ये एक इशू हो गया। इसी के अलावा मीथेन का उत्सर्जन होता है ना। इसके अलावा आपने ये बात सुनी होगी कि 1 किलो अगर मैं राइस उगा रहा हूँ तो मुझे लगभग 2000 लीटर पानी चाहिए, तो वाटर से रिलेटेड भी इश्यूज आते हैं। और इसके अलावा जो है भंडारण संबंधित चुनौतियां भी हमको देखने को मिलती है। भंडारण के अलावा फिर विपणन, और विपणन के अलावा फिर खरीद, है ना, और फिर बेचना, इनसे रिलेटेड इश्यूज अराइज होते हैं। इसके अलावा अगला है कृषि सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणालियाँ, कितने तरह की सिंचाई होती है और इन सिंचाइयों से रिलेटेड क्या क्या इशू आते हैं। सिंचाई से रिलेटेड हमारी एक तो इकोनॉमिकल इश्यूज आते हैं, दूसरा इन्वायरमेंटल इश्यूज आते हैं, और तीसरा जो है हमारे हेल्थ के ऊपर क्या क्या इशू आते हैं। तो इन 3 एस्पेक्ट पर हमको बात करना ज़रूरी है। इसके अलावा कृषि उपज का भंडारण, परिवहन, विपणन तथा इससे संबंधित मुद्दे और बाधाएं। अगला किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी। मैंने GS2 में भी आपको ये बात बोली थी कि ई गवर्नेंस का रोल काफ़ी बढ़ रहा है और इस ई गवर्नेंस का रोल विभिन्न सेक्टर्स में काफ़ी देखने को मिलता है, जैसे कि कृषि, हेल्थ, इसके अलावा अपना पुलिस सेक्टर, लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट, ट्रैफिक सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अलावा डिजिटलाइजेशन, और डिजिटलाइजेशन का रोल जैसे कि गवर्नमेंट द्वारा प्रदान की जाने वाले कई तरीके की सेवाएं, साथ में वित्तीय हस्तांतरण, इन पे भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। इसके अलावा सरकार भी कई तरीके की योजनाएं चला रही है, जैसे कि भारत नेट स्कीम है ना, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये है कि किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, अर्थात ई प्रौद्योगिकी का यूज़ हम किसानों की हेल्प करने के लिए कैसे कैसे कर सकते हैं। अब जब भी किसान आ गए तो आपको डिफरेंट टाइप की डायमेंशन चाहिए होगी जहाँ पे हम किसानों की हेल्प कर सकते हैं। देखो, डायमेंशन अगर खोजना है तो ऊपर ही डायमेंशन लिखी हुई है। सबसे पहले क्या भंडारण में हम ई प्रौद्योगिकी का यूज़ कर सकते हैं? हम बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे पास वेयर हाउसेस हैं, अगर उनका इलेक्ट्रॉनिकली डाटा अगर हमारे पास स्टोर्ड है तो हम ये देख सकते हैं कि किस किस वेयर हाउसेस में कितने कितने टन की मात्रा में जो है हमारा खाद्यान्न अधिशेष है या जो है उसमें स्थान खाली है, तो उसके हिसाब से हम उसका डाइवर्जन कर सकते हैं। इसके अलावा परिवहन के लिए भी हम जो है ई प्रौद्योगिकी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा विपणन, मार्केटिंग के लिए तो हम कर ही सकते हैं। एक स्कीम भी चल रही है, आपको पता होगा, ई नाम करके, ठीक है। इस ई नाम के माध्यम से हम किसानों को जो है उनकी फसल का बेहतर मूल्य मिल सके, उसके लिए हम इनने ये स्कीम चालू की है। और साथ में इससे संबंधित मुद्दों को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। साथ में ई प्रौद्योगिकी का यूज़ हम DBT के लिए कर सकते हैं, जिससे कि लीकेज कम हो, और एक बार अगर लीकेज कम हो गया तो क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी बढ़ गया, और साथ में भ्रष्टाचार जैसी इरेगुलरिटीज़ हैं वो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम किसानों की ई प्रौद्योगिकी में हेल्प कर सकते हैं। ई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक एंगल भी ध्यान रखना है कि इससे हमको डेटा मिलता है, ठीक है। और डेटा का यूज़ हम फिर किस में कर सकते हैं? डेटा का यूज़ हम कर सकते हैं पॉलिसी मेकिंग में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा प्रत्यक्ष, अगला टॉपिक है हमारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी, MSP से संबंधित मुद्दे, ठीक। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या होती है, और कृषि के क्षेत्र में कौन कौन सी हम प्रत्यक्ष सब्सिडी देते हैं और कौन कौन सी हम अप्रत्यक्ष सब्सिडी देते हैं। जैसे कि अगर कहीं पे भी कृषि फील्ड है और वहाँ पर सरकार द्वारा रियायती दरों पर
विद्युत प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो हमारी अप्रत्यक्ष सब्सिडी में कहलाएगी, क्योंकि वो किसानों के खातों में डायरेक्ट हम नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा एमएसपी के तहत जो खरीद की जाती है तो उसके तहत भी सरकार उनके जो ओरिजिनल मूल्य होता है यानी कि लागत मूल्य से ज़्यादा ही सरकार खर्च करती है। फॉर एग्जांपल लागत मूल्य अगर 10 रुपये पर केजी है तो सरकार उसको अगर 15 रुपये पर केजी के तहत प्रोक्योरमेंट कर रही है तो जो एक्स्ट्रा 5 रुपये सरकार खर्च कर रही है वो एक तरीके का सरकार के लिए एक्स्ट्रा खर्च ही है, तो उसको हम एक तरीके से प्रत्यक्ष जो है हम सब्सिडी कह सकते हैं। इसके अलावा मान लो फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी मिलती है किसानों को। फॉर एग्जांपल अगर कोई कट्टा यूरिया का 1500 रुपये का है और किसान उसको 1000 रुपये में खरीद रहे हैं तो जो 500 रुपये हैं वो सरकार के द्वारा सब्सिडाइज किया जाएगा और इस 500 रुपये को सरकार द्वारा वहन किया जाएगा ताकि किसानों को जो है कम दरों पर उर्वरक मिल सके। और इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा देखो, एक तो मुद्रास्फीति के लेवल पे भी होगा, दूसरा किसानों के ऊपर बर्डन कम पड़ेगा। किसानों के ऊपर बर्डन कम पड़ेगा तो हम किसानों की आय दुगनी कर सकते हैं, खर्च कम और उसको अधिक रेट में हम बेच रहे हैं तो किसानों का जो लाभ होगा वो ज़्यादा होगा। तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडी का ये लाभ होता है। इसके अलावा देखो कि एमएसपी से संबंधित मुद्दे कौन कौन से हैं, है ना। तो एमएसपी से संबंधित मुद्दे एक तो हम कृषि के लेवल पर बात कर सकते हैं, कृषि में क्या है। इसके अलावा हम सरकार के ऊपर बात कर सकते हैं कि भाई सरकार का जो है काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है। कृषि में भी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एक तो उत्पादन पे क्या फ़र्क पड़ेगा और उत्पादन के अलावा कृषि प्रतिरूप में क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही हमने इन 3 चीज़ों से निपट लिया फिर आप देखो कि अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि WTO जो है PDS के तहत जो भी सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है उसकी आलोचना की जाती है ना। तो जैसे कि WTO हो, है ना, तो ये और या जो अपनी कृषि वार्ताएं हो, कृषि वार्ताएं, हाँ, दोहा राउंड, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये सब। इसके अलावा देखो अगला है अपना पशुपालन का अर्थशास्त्र। पशुपालन में भी आप देखोगे कि मवेशी पालन, कुक्कुट पालन, है ना, और साथ में जो भेड़ पालन होता है ऊन के लिए। इसके अलावा इसमें मछली पालन भी शामिल है, तो ये सब पशुपालन में आ जाते हैं, है ना। गोवंश प्लस गोवंश के साथ साथ इसमें मछली पालन भी शामिल है ना, और प्लस कुक्कुट, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। अगला है हमारा भारत में खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उपयोग। खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, ये क्या होते हैं, साथ में इनका क्या महत्व है, क्या दायरा है इनका। यहाँ से यूपीएससी हर अल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन पूछता है। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसके अगर आप अच्छे से नोट्स बना लिए आपने तो उस क्वेश्चन को सही करने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। साथ में यहाँ से बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके पास अगर 2 पेज के 3 पेज के भी अगर नोट्स हैं तो आप यहाँ से क्वेश्चन आराम से बना लोगे। और यहाँ से हर अल्टरनेट ईयर्स में यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2022 में क्वेश्चन आया है तो 23 में क्वेश्चन आने की संभावना कम है, लेकिन 24 में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी, है ना। अल्टरनेट ईयर्स में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा अगला है भारत में भूमि सुधार। इसके अलावा अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन और औद्योगिक विकास और उनके प्रभाव, अर्थात वैश्वीकरण का प्रभाव। LPG रिफॉर्म है ना, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का जो प्रभाव है वो औद्योगिक नीति पे कैसे पड़ा है, वो भारत की इकोनॉमी पे कैसे पड़ा है, और साथ में इसके कारण जो भी हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे हुआ है। जैसे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 हम लेके आए हैं, इसके बाद हमने 1991 में हमने LPG रिफॉर्म किए हैं, और उसके बाद से अगर आप देखोगे तो सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ी है, कृषि क्षेत्र की रिलेटिवली कम हुई है, और जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है उसकी लगभग नीयत बनी हुई है, और साथ में हम ग्लोबल लेवल पे कॉम्पीट कर रहे हैं। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि कैसे उदारीकरण ने औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन दिया, ये पता होना चाहिए। अगला टॉपिक है हमारे पास बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचे में ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, ये सब आते हैं। साथ में फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड
इनका विकास कैसे हुआ, कौन कौन से अनुप्रयोग हैं। इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजी जो इम्पोर्टेंट है वो है जैसे कि IT, अंतरिक्ष कंप्यूटर ना, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और IPR से रिलेटेड इश्यूज़। इसके बाद हमारा इन्वायरमेंट वाला पोर्शन, ये वाला हमारा पर्यावरण से रिलेटेड है, ठीक है। ये हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट, ये हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ये वाला जो है ये हमारा इंटरनल सिक्योरिटी है ना। तो ये विभिन्न तरीके के हमारे पास विषय हैं। चलो अब हम बात करते हैं, एक एक टॉपिक को लेंगे और उससे कौन कौन सी थीम्स निकली है और भविष्य में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है रोजगार विहीन समृद्धि के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि रोजगार विहीन समृद्धि। आपने इस शब्द से थोड़ा कम परिचित होंगे, लेकिन इसके इंग्लिश वर्जन को आप अच्छे से रिकॉल कर पाओगे। आपने ये देखा होगा कि जॉब लेस ग्रोथ, ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा। और जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है? जॉबलेस ग्रोथ बेसिकली ग्रोथ रेट अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजिंग रेट से ज़्यादा है, तब हम कहेंगे कि जॉबलेस ग्रोथ है। जैसे कि किसी भी देश की अगर आर्थिक समृद्धि की दर 10% है, यानी कि उसकी जो GDP है वो 10% के हिसाब से बढ़ रही है, परंतु वहीं उनके जो रोजगार बढ़ने की दर है वो अगर 6%, 5% या 1%, 2% के आसपास अगर ग्रोथ कर रही है तो उसको हम कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। इसका एक बेस्ट एग्जांपल इंडिया है ना, क्योंकि इंडिया में जो ग्रोथ रेट है वो लगभग 8% के आसपास बनी हुई रहती है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट रेट या एम्प्लॉयमेंट में बढ़ने की दर है वो लगभग जो है 1 से 2% ही होती है। और टू बी प्रिसाइज जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ शायद 1.8% के आसपास रहती है। तो यानी कि एक तरफ तो जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की दर है वो 2% है और इधर ग्रोथ रेट 8% है। तो ग्रोथ रेट जो है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजिंग रेट से ज़्यादा होगी, तो इसको हम कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। इकोनॉमी के लिए बहुत हानिकारक होती है। और साथ में इंडिया में कैसे जो है आर्थिक समृद्धि की प्रकृति जॉबलेस ग्रोथ के रूप में होती जा रही है, इसके बारे में हमको तर्क प्रस्तुत करने थे। दूसरा है कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में कुछ सवाल पूछा गया है ना। कैपिटल फॉर्मेशन जो है एक इन्वेस्टमेंट है एक तरीके से। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कैपेक्स प्लस जो भी आपकी माल सूची होती है, इन्वेंट्री है ना, तो माल सूची में परिवर्तन, माल सूची में कितना परिवर्तन हुआ, ये होता है हमारा इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमने कितना निवेश किया है। और साथ में सार्वजनिक इकाई और निजी इकाई के बीच रियायत समझौतों को डिज़ाइन करते समय विचार किए जाने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए। अर्थात जब भी हम कोई भी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाते हैं तो उस समय हम कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं या उसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके ऊपर चर्चा करनी है। तो मतलब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है ना, ठीक है। इसके अलावा आगे अगर मैं बात करूँ तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न रूप, जैसे कि यहाँ पे देखभाल अर्थव्यवस्था अर्थात केयर इकोनॉमी और जो अपना मोनेटाइज्ड इकोनॉमी है उसके बारे में क्वेश्चन आया है। और यहाँ से एक बात आप और भी गौर कर लीजिए कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न रूप के बारे में और भी सवाल आ सकते हैं। जैसे कि ऐसा भी पूछा जा सकता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था वर्सेस जो अपना उदारीकृत अर्थव्यवस्था होती है उसमें क्या अंतर है, ठीक है। उदारीकृत बोलो या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये शब्द ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो या तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या उदारीकृत अर्थव्यवस्था एवं समाजवादी व्यवस्था के बीच में क्या अंतर है, तो ये अर्थव्यवस्था का विभिन्न रूप के बीच में तुलना होगी। भारत में कौन सी है, भारत में मिश्रित है ना, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। और साथ में देखो केयर इकोनॉमी और मौद्रिक अर्थव्यवस्था के बीच अंतर बताना है, और साथ में महिला सशक्तिकरण से इसको लिंक कर दिया के माध्यम से देखभाल अर्थव्यवस्था को कैसे मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में लाया जा सकता है। अर्थात केयर इकोनॉमी वर्तमान में अगर आप देखोगे तो केयर इकोनॉमी मतलब कि जो भी महिलाएं देखभाल करती है उसका एक मोनेटाइज्ड प्राइस होना चाहिए। तो अगर उसको हमने मोनेटाइज्ड कर दिया तो हमारी केयर इकोनॉमी पे जो है कैसे
फ़ायदा रहेगा, यानी कि जो हमारी मौद्रिकृत इकोनॉमी है वो बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर हम उसको इंक्लूड करेंगे। तो उसको हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, सवाल ये है। इसके अलावा आप जैसे अगले सवाल के बारे में बात करें तो यहाँ से और क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि जनसंख्या विभाजन के बारे में, है ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड के से रिलेटेड एक सवाल आया है, और साथ में देखो ये तो जनसंख्या विभाजन के बारे में सवाल आया है, और एक ही सवाल अभी आया था कि जनसंख्या की शीत का मतलब क्या होता है। जनसांख्यिकीय शीत, है ना, ठीक है। इंग्लिश में बोलो तो डेमोग्राफिक विंटर, यही शब्द यूज़ किया गया था यूपीएससी एग्ज़ाम 2024 में। तो अगर आपको इस शब्द के बारे में आइडिया नहीं है, आप इससे परिचित नहीं हो, तो आप इस सवाल को नहीं बना पाओगे। और ये सवाल, ये जनसंख्या की शीत जो आपको जो कीवर्ड है उसका आइडिया कहाँ से लगेगा, पीवाईक्यू से, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या की लाभांश के बारे में पूछा गया है। जब भी आप इसको पढ़ोगे तो आप इसको जरूर पढ़ोगे, है ना। आगे है कि अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण। देखो डिजिटलाइजेशन हो, ठीक है, इससे सिमिलर थीम अपनी ई गवर्नेंस है, ठीक है। और तो डिजिटलीकरण और ई गवर्नेंस से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, और ये ई गवर्नेंस अपना GS2 में आ गया, ठीक है, और अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण अपना GS3 में आ गया। तो कान मरोड़ने की बात है, आप इसको किसी में भी इंक्लूड कर सकते हो, बट आपको तो प्रिपेयर करना है। तो आप इनके बारे में अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपके सवाल बन जाएंगे, है ना। अभी पूछा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की स्थिति क्या है, यानी कि डिजिटल इकोनॉमी, है ना, वो अर्थव्यवस्था में कितना हिस्सेदारी रखती है। वर्तमान में अगर आप देखोगे तो शायद लास्ट ईयर का डेटा है वो शायद $200 बिलियन के आसपास, ठीक है। अभी हमारा टारगेट कितना है, हमारा टारगेट है $1 ट्रिलियन करना, $1 ट्रिलियन करना, है ना। तो ये हम डिजिटलाइज इकोनॉमी हम इतना चाहते हैं। अभी इसके संबंध में कौन कौन सी समस्याएं आती है, अर्थात डिजिटलाइजेशन अगर हमारी थीम है तो उसके अंदर एक माइक्रो थीम है, कौन सी, अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण, और फिर उसकी एक और जो है माइक्रो थीम है, वो है कि इसका एक डायमेंशन है माइक्रो थीम का कि इसमें कौन कौन सी समस्याएं हैं, ठीक है। यहाँ से एक और नया सवाल भी आ सकता है कि डिजिटलीकरण जो है इसमें कौन कौन सी समस्याएं हैं, साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुझाव दीजिए, मतलब कि हम और कैसे डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी को प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके भविष्य के एस्पेक्ट के बारे में भी सवाल आ सकता है कि यार इसके भविष्य के इसके क्या प्रोस्पेक्ट्स है, ठीक है, इसके बारे में भी सवाल आ सकते हैं। अगला बात करते हैं जीडीपी प्लस समृद्धि। तो जीडीपी प्लस ग्रोथ के बारे में बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा कि विकास और समृद्धि में क्या रिलेशन होता है। मोस्ट ऑफ आप में से बहुतों को पता होगा कि विकास जो होता है वो एक समृद्धि का ही रूप होता है। पहले किसी भी देश में समृद्धि आती है, फिर हम कहते हैं कि उसमें विकास हो रहा है। तो यानी कि पहले देश में समृद्धि आएगी और समृद्धि के साथ साथ अर्थात जीडीपी में वृद्धि होगी। इसके बाद में जीडीपी में वृद्धि के साथ साथ अगर उस देश में उसके कुछ सोशल वैल्यूज़ है ना, यानी कि सामाजिक विश्वास, चाहे वो सामाजिक विश्वास हो, है ना, या वहाँ उस देश की शिक्षा व्यवस्था हो, या मैं यूँ कहूँ कि स्वास्थ्य के पैरामीटर, ठीक है, सभी लोगों को जो है आवास मिले, सभी लोगों को सुरक्षित पेयजल मिले, ठीक है, इसके अलावा रोजगार भी मिले, और इन सबसे जो है किसी व्यक्ति का अगर जीवन का स्तर बढ़ गया, है ना, तो इसको हम कहेंगे कि भाई उस देश में विकास हो रहा है। तो भारत में अभी विकास वाली सिचुएशन थोड़ी कम है लेकिन समृद्धि वाली है। तो भारत जो है अपने आप को विकसित करना चाह रहा है, और इसी के उपलक्ष्य में सरकार ने विकसित भारत का टारगेट रखा है 2047, अर्थात 2047 तक हम विश्व के विकसित देशों में गिने जाएंगे। ये भारत का टारगेट है। इसी के साथ यहाँ से विकास, और अगर इस विकास की धारा में मैंने पर्यावरण को भी शामिल कर लिया, अर्थात विकास
ऐसी अवधारणा से युक्त हो जिसमें पर्यावरण का भी संरक्षण किया जाए, उसको हम कहेंगे सतत विकास। ठीक है, सतत विकास अर्थात संसाधनों का उपयोग इस हिसाब से करना कि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधन संरक्षित हो जाए और साथ में पर्यावरण का ज़्यादा विनाश भी ना हो। इससे विकास को हम कहते हैं सतत विकास। इसी विकास की अवधारणा में यदि मैं यह कह दूं कि विकास की वह अवधारणा जिसमें सभी गरीब, वंचित वर्ग या निचले वर्ग, एसटी, एससी, ओबीसी समुदाय, ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया जाए, तो ऐसे विकास को मैं कहूँगा समावेशी विकास अर्थात इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, कई बार जो है सतत विकास और समावेशी विकास में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सतत विकास जो है वो क्या है, इन्वायरमेंट से लिंक्ड है, इन्वायरमेंट से लिंक्ड है, प्लस ये समानता को प्रमोट करता है। ठीक है, समानता, समानता किस एस्पेक्ट में कि भाई हमारे लिए इकोनॉमी भी इम्पोर्टेंट है और इन्वायरमेंट भी इम्पोर्टेंट है। जो समावेशी विकास है वो भी समानता को प्रमोट करता है, बट वो समानता किसके बीच में, मानव के बीच में, मानव के बीच में ना, एवं संसाधन के बीच में, यानी कि सभी के पास जो है संसाधन आए। और ये जो संसाधन है, ये संसाधन किसी एक पीढ़ी के अंदर भी हो सकते हैं और विभिन्न पीढ़ियों के बीच भी हो सकते हैं, अर्थात इंटर जनरेशनल और इंट्रा जनरेशनल भी ये हो सकती है। तो ये है हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए एक बहुत ही फैक्चुअल सवाल पूछा गया है जीडीपी से रिलेटेड। देखो, सबसे पहले जीडीपी को परिभाषित करना है और इसके निर्धारकों की व्याख्या करनी है, अर्थात कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि जीडीपी को निर्धारित करते हैं। इसके अलावा वे कौन कौन से कारक हैं जो अपने संभावित सकल जीडीपी को साकार करने से रोक रहे हैं, अर्थात कौन कौन सी जीडीपी में या जीडीपी में कौन कौन से हमारे पास हर्डल्स हैं, यानी कि रुकावटें हैं, इसके बारे में पूछा गया है। अगला है जीडीपी से आया है सवाल कि देखो कैसे जो है स्थिर जीडीपी ग्रोथ ने एवं कम मुद्रास्फीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अच्छी स्थिति में रखा है, अर्थात जीडीपी भी हमारी बढ़ रही है और मुद्रास्फीति भी हमारी जो है रिलेटिवली कम है। तो इसने कैसे जो है हमारी जीडीपी को प्रमोट किया है, इसके बारे में हमको बताना है। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से आया है, देखो फैक्चुअल क्वेश्चन आया है कि भारत में जीडीपी की गणना पद्धति के बीच अंतर स्पष्ट करना है ना, 2015 से पहले और 2015 के बाद, अर्थात जीडीपी की गणना में हमने बहुत ही परिवर्तन किया था। 2015 से पहले हम अलग तरीके से जीडीपी का कैलकुलेशन करते थे, 2015 के बाद उसमें अलग तरीके से, चाहे वो बेस ईयर हो या उसमें विभिन्न प्रकार की मदों को शामिल करना हो, या हम डेटा कहाँ से ले रहे हैं, क्या हम MC21 से ले रहे हैं या किसी और मिनिस्ट्री से ले रहे हैं, और साथ में विभिन्न तरीके के आस्पेक्ट को हमने इसमें जोड़ा है ना। कृषि के क्षेत्र में भी हमने काफ़ी सुधार किए हैं और कृषि के वो फील्ड या अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के वो फील्ड जो पहले छूटे हुए थे, हमने उनको भी शामिल करने का प्रयास किया है। क्या फैक्टर कॉस्ट पे हम पहले कर रहे थे, अब जो है हम मॉनेटरी कॉस्ट है ना, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो हमारा मार्केट प्राइस है उसके ऊपर हम अभी कर रहे हैं। ये सब बातें आपको इसमें लिखनी थी। तो अर्थात जीडीपी से 3 तरह के क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से कारक हैं, साथ में जीडीपी ग्रोथ हो रही है, यानी कि ये देखो ये दोनों जो है वो जीडीपी पैटर्न पे आधारित है, जीडीपी पैटर्न पर आधारित है, और साथ में ये वाला जो है ये बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चन है, और फैक्चुअल क्वेश्चन के साथ साथ ये मापन पद्धति पर आधारित है। मापन यानी कि जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगला जो थीम है जो मैं गेस कर पा रहा हूँ अगले आने वाले 5 वर्ष में, वो ये है, इन सबको लिख लीजिएगा। अगला जो सवाल आ सकता है वो ये आ सकता है, जीडीपी गणना में क्या समस्याएं हैं, समस्याएं क्या है। ठीक है, जो भी हम जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं उसमें क्या क्या समस्याएं हैं और दूर करने का क्या प्रयास है। इसको दूर कैसे किया जा सकता है, तो ये सवाल यहाँ से आ सकता है। इसके अलावा समृद्धि और विकास में मैंने आपको अंतर बता ही दिया, इसके ऊपर भी सवाल आ सकता है। अगला देखो समृद्धि एवं अन्य क्षेत्रक। अन्य क्षेत्रक में देखो किस किस क्षेत्रकों से सवाल पूछा गया है।
देखो आर्थिक वृद्धिक्षम गतिविधि यानी कि जो लेबर इकोनॉमी है, या हम कह सकते हैं कि लेबर एक्टिविटी है, एक सवाल वहाँ से आया है। दूसरा, वृद्धि के कई कारकों में से बचत दर सबसे प्रभाव, यानी कि जो सेविंग रेट है, सेविंग रेट वर्सेस जीडीपी से क्वेश्चन आया है। इसके अलावा आगे ये वाला जो सवाल था ना दूसरा, ये थोड़ा टेक्निकल था, यूँ कह सकते हैं कि थोड़ा सा टफ भी है। आगे देखो, तेज आर्थिक विकास के लिए जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र यानी कि एमएसएमई क्षेत्र से क्वेश्चन आया हुआ है। एमएसएमई क्षेत्र की आवश्यकता है, तो इसके ऊपर हमको बताना है। और कौन कौन से क्षेत्र के यहाँ से आ सकते हैं? देखो, एक तो इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया ना, श्रम गतिविधि अर्थात लेबर फील्ड से आ सकता है। अगला इन्होंने जिक्र किया एमएसएमई। मेरे हिसाब से अगला जो है एग्रीकल्चर से आ सकता है, ठीक है। और टू बी स्पेसिफिक एक टूरिज्म पे भी आ सकता है, टूरिज्म है ना, या यूं कह सकते हैं कि के शेप रिकवरी। तो यहाँ से सवाल भी आ सकता है कि कैसे जो है जीडीपी तो बढ़ रही है, परंतु के शेप रिकवरी हमको पोस्ट कोविड देखने को मिली है, तो कैसे, इसके बारे में भी सवाल आ सकता है। आगे देखो, मौद्रिक नीति के बारे में देखो, एक उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के क्या कारण है, ये सवाल इसी साल आया था 2024 में। तो देखो, हाई इन्फ्लेशन के क्या कारण है, सिंपल सी बात है, ये आपको जो है इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा, तो ये इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। इसके अलावा प्लानिंग से भी क्वेश्चन आया हुआ है। प्लानिंग से क्वेश्चन उस टाइम आया था जब नीति आयोग बना था और योजना आयोग खत्म हुआ था, अर्थात योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग जब बना था तब जो है वो था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया। इसके अलावा टैक्सेशन से रिलेटेड देखो, जीएसटी के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, जीएसटी, ठीक है। हमने GS2 में भी डिस्कस किया है ना, GS2 में क्या डिस्कस किया कि भाई 101th अमेंडमेंट क्या है, और इसको हमने किससे लिंक किया था, इसको हमने संघवाद से लिंक किया था, है ना। तब जो है कई तरीके के इश्यूज अराइज हुए हैं, जिनमें से एक मेन इशू है फिस्कल फेडरलिज्म अर्थात वित्तीय संघवाद, तो वहाँ से GS2 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखिए, अगला वापस GST, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन फैक्चुअल है, GST में कौन कौन सा हमने अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, GST कॉम्पनसेशन एक्ट से रिलेटेड आया है कि भाई तर्क की व्याख्या कीजिए। GST कॉम्पनसेशन इस साल भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि पोस्ट कोविड में GST कॉम्पनसेशन से रिलेटेड हमको इश्यूज देखने को मिले थे बिटवीन वेरियस स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे देखो, अब है कि अर्थव्यवस्था के रुझान क्या है। अभी मैंने बात किया है ना कि के शेप रिकवरी के बारे में मैं बात कर रहा था, और अभी आप देखोगे यहाँ पे वी शेप रिकवरी के बारे में सवाल आया है, और साथ में बेरोजगारी से रिलेटेड भी सवाल आया है। संरचनात्मक प्रकृति की हमारे पास बेरोजगारी है। इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट में देखो, एक तो पूरा से सवाल आया और एक रूरबन मिशन से सवाल आया। अब ये सवाल बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अब ये रूरल एरिया और अर्बन एरिया, ठीक है, जो पहले अर्बन एरिया थे 2000 के आसपास, जो अर्बन एरिया की सिचुएशन थी, अब उसी एरिया की सिचुएशन को सरकार रूरल में रेप्लिकेट कर रही है थ्रू रूरबन मिशन, ठीक है, थ्रू वेरियस स्कीम्स। जैसे कि भारत नेट, ठीक है, हम गांव में इंटरनेट प्रोवाइड करवाएंगे ताकि उनको शहर आने की ज़रूरत ना पड़े। और अर्बन एरिया का क्या हो रहा है, वहीं आप देखोगे अर्बन एरिया में एडवांस डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि पहले स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया जाता, अब स्वच्छता पर ध्यान दे रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन। इसके अलावा पहले अगर आपको ये चीज़ पता होगी कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, जबकि अब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, हमारा अमृत मिशन है ना। और इसी के साथ पहले सिटीज़ पे फोकस किया जाता है, अब किया जा रहा है स्मार्ट सिटीज़ के ऊपर, है ना। तो स्मार्ट सिटी मिशन
इसके अलावा सरकार ने ये भी देखा कि प्रवास के दौरान हमारे शहर में कई तरीके के गरीब डेवलप हो गए, तो उस अर्बन पॉवर्टी को कम करने के लिए जो है मलिन बस्ती को कम करने के लिए पीएम आवास योजना चलाई जा रही है, और यही आवास योजना हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलाई जा रही है। तो अगर मैं अर्बन की बात करूँ तो प्रधानमंत्री आवास योजना, इधर अर्बन और इधर प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, ठीक है, ग्रामीण। तो ये योजनाएं चलाई जा रही है, ठीक है। और अब जो है कुछ रूरल एरिया जो ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, है ना, उनमें हम पूरा भी ये योजनाएं चला रहे हैं। और साथ में हम और क्या कर रहे हैं, हम जो कोई ऐसे गांव, कोई ऐसी तहसील जो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हो गई है, हम उनको न्यू डिस्ट्रिक्ट के तौर पे हम देख रहे हैं। न्यू डिस्ट्रिक्ट का निर्माण भी किया जा रहा है। राजस्थान में आपने देखा होगा, है ना, तो कई ऐसे कस्बे हैं राजस्थान में जो अच्छे खासे डेवलप्ड हो गए हैं, अब उनको नए जिलों की संज्ञा दी जा रही है। तो ये सब नई नई चीज़ें अभी रिसेंट में डेवलपमेंट हो रही है। इसके अलावा और भी अर्बन एरिया, रूरल एरिया को प्रमोट करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कई तरीके की रोजगार वाली योजनाएं चलाई जा रही है ना, जैसे कि मनरेगा स्कीम, है ना। और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में और भी कई चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए जनधन आधार योजना, ये सारी योजनाएं चल रही है। तो ये अर्बन डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे अगर मैं बात करूँ तो समावेशी विकास और इससे संबंधित मुद्दे। अभी मैंने बात की थी कि विकास क्या होता है, फिर मैंने सतत विकास बताया, फिर मैंने समावेशी विकास बताया। तो अब यहाँ से कौन कौन से जो है हमारे पास क्वेश्चन आए हुए हैं। एक तो CSR से क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखो, एक तो CSR से क्वेश्चन आया हुआ है, और दूसरा आया हुआ है कि बाजार अर्थव्यवस्था के तहत क्या हम समावेशी विकास को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात रिसेंट में अगर आप देखोगे तो अभी इंडिया इज अ मार्केट इकोनॉमी, और क्या किसी मार्केट इकोनॉमी में हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्राप्त कर सकते हैं। मार्केट इकोनॉमी बोलता है कि भाई जो भी प्राइस होगा वो मार्केट द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा। क्या इसके तहत क्या हम गरीबों को भी हम अनाज दे सकते हैं, तो कहने का मतलब ये है। तो ऐसा कई तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। एक प्रयास तो आपके ऊपर लिखा, मार्केट इकोनॉमी में हमने CSR का प्रावधान किया है जो कि समावेशी विकास को प्रमोट करता है। इसके अलावा कई तरीके के फिलैंथ्रोपिस्ट सामने आ रहे हैं, है ना, तो वो भी एक मार्केट इकोनॉमी के तहत समावेशी विकास प्राप्त करने का जरिया है। इसके अलावा सरकार जो है विभिन्न तरीके की सब्सिडी दे रही है, ठीक है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो कृषि के लेवल पे हो, चाहे वो मिनिमम वेजेस एक्ट हो, चाहे वो पेंशन हो, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, तो कई तरीके की सरकार खर्च कर रही है। इसके अलावा सरकार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, बुनियादी ढांचे के ऊपर फोकस कर रही है। बुनियादी ढांचा अभी हमने देखा वेरियस स्कीम पूरा, है ना, अर्बन मिशन, तो वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट कर रही है। भारत नेट वगैरह, है ना, तो इसके तहत हम समावेशी विकास प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमको क्या है, सरकार पे बहुत रिलाई होना पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं कि मार्केट इकोनॉमी में समावेशी विकास को थोड़ा मुश्किल से प्राप्त किया जाता है। अगला जो सवाल है वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की अगर मैं बात की जाए तो देखो, समावेशी विकास के लिए चुनौतियाँ, सीधा क्वेश्चन है ना, चुनौतियों पर क्वेश्चन आ गया। इसके अलावा समावेशी विकास की मुख्य विशेषताएं क्या है, मुख्य विशेषताओं पर क्वेश्चन आ चुका है ना। तो आप देखोगे कि बेसिक टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं, और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो आप सामाजिक लेवल पे भी बात करोगे, आर्थिक लेवल पे भी बात करोगे, और आप जो है इन्वायरमेंटल लेवल पे भी आप बात करोगे, है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो। इसके अलावा अगला क्वेश्चन अपनी असमानता के ऊपर भी आ सकता है। हमारे पास GDP बढ़ रही है परंतु असमानता भी हमारे पास बढ़ रही है, तो क्या ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट के सामने चुनौती है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा गरीबी से आ सकता है ना, गरीबी से आ सकता है, और जब भी गरीबी से आ रहा है तो एक तो कितने तरीके की कमेटी बनी है वो ध्यान रखना है। इसके अलावा मापन की कौन कौन सी पद्धति है, और मापन पद्धति का एनालिसिस, है ना, मतलब कि मापन पद्धति में कौन कौन सी समस्याएं हैं वो पता होना चाहिए, और क्या क्या जो है गरीब जो है वो चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना, या गरीबों के समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ विद्यमान हैं। इसके अलावा गरीबी के कारण क्या है, और कारण अगर पता लग गया तो समाधान क्या है, ठीक है। तो इस लेवल तक आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। अन्य क्षेत्र से इन्होंने समावेशी विकास को अन्य क्षेत्र से कैसे लिंक किया, देखो, है ना, पूंजी
पूंजीवाद को इन्होंने लिंक किया है समृद्धि से। इसके अलावा है कि बुनियादी ढांचे में निवेश आवश्यक है। अगर आपको इंक्लूसिव डेवलपमेंट चाहिए तो बुनियादी ढांचों में निवेश आवश्यक है। और बुनियादी ढांचों में निवेश कहाँ होगा? जिन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र हो सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्र हो सकते हैं। इंडिया की अगर मैं बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र हो सकता है, या ऐसा क्षेत्र हो सकता है जैसे नक्सलाइट वाले एरिया, जम्मू कश्मीर है ना, जहाँ पर उपद्रव की काफ़ी समस्याएं देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखो आपको थोड़ा सा इंटरनल सिक्योरिटी का टच भी दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा देखो अगला सवाल है अपना सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय का पैटर्न क्या है। पैटर्न बहुत ज़रूरी है। पैटर्न चाहे बजटिंग का हो, पैटर्न चाहे सामाजिक या समावेशी विकास पर आधारित हो, पैटर्न चाहे जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है इसका क्या पैटर्न है, जितने भी तरह के हमारे पास डेफिसिट है, सरकार किन किन पर खर्च कर रही है पैसा, उसके ऊपर भी आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। तो ये सारे विभिन्न तरीके के पैटर्न पर आपको ध्यान चाहिए। और साथ में इंडिविजुअल लेवल पर अगर मैं बात की जाए तो हेल्थ पे कितना खर्च कर रही है, एजुकेशन पे कितना खर्च कर रही है। इसके अलावा बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट है ना, संतुलित क्षेत्रीय विकास, संतुलित ग्रामीण विकास पर सरकार कितना खर्च कर रही है, ये भी पता होना चाहिए। अब ये देखिए, ये वाला सवाल है ना, समावेशी विकास को इन्होंने सतत विकास के साथ लिंक किया और फिर समानता के अंतर पीढ़ीगत मतलब अंतर पीढ़ीगत मतलब कि इंटर जनरेशनल और अंतरा पीढ़ीगत है ना, मतलब कि एक ही पीढ़ी के अंदर। तो उन मुद्दों की भी व्याख्या हमको करनी है। और कौन सा सवाल आ सकते हैं? गरीबी के ऊपर सवाल आ सकते हैं, वो तो मैंने बता ही दिया, समावेशी विकास से रिलेटेड। अब बात करते हैं बजटिंग की। तो बजटिंग में देखो, एक तो ये जो है ये बजट रिफॉर्म के ऊपर सवाल आया है ना। एक तो करंट अफेयर से भी लिंक कर सकते हो, या मैं यूँ कह सकता हूँ कि बजट रिफॉर्म से सवाल आया है। इसके अलावा आगे देखेंगे हम बजट के कितने प्रकार होते हैं। बजट के प्रकारों में सबसे पहले महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार क्या कर रही है, इसको हम जेंडर बेस्ड बजटिंग भी कहते हैं ना, जेंडर बेस्ड बजटिंग, लिंग आधारित बजटिंग का निर्माण। और साथ में बजट के बेसिक अवयव, पूंजीगत बजट क्या होता है, राजस्व बजट क्या होता है ना, इनके बारे में। तो पूंजीगत बजट, राजस्व बजट, तो देख रहे हो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, या यूँ कह सकते तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। इसके अलावा देखो सार्वजनिक व्यय प्रबंधन, पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट या पब्लिक डेट मैनेजमेंट, यूँ भी कह सकते हैं ना, पीडीएमए के ऊपर भी सवाल आ सकता है। पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी भी बनाने की बात चल रही है, तो इसी की तर्ज पर जो है पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी पर भी सवाल आ सकता है। अगला आप देखोगे कि FRBM एक्ट से सवाल पूछा गया है ना। इसके अलावा ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है कि कर व्यय क्या होता है। तो आप देखोगे कि बजट से रिलेटेड इन्होंने यहाँ से जेंडर बेस्ड बजटिंग और सार्वजनिक व्यय प्रबंधन, इसके अलावा कर व्यय और FRBM एक्ट के ऊपर चर्चा की गई है। और कौन कौन से सवाल आ सकते हैं बजट से रिलेटेड? देखो, एक बजट रिफॉर्म से सवाल आ ही चुका है ना। ये अगर बजट रिफॉर्म की प्रक्रिया में और भी कोई सुधार हो तो वहाँ से सवाल आ सकते हैं। इसके अलावा बजटिंग के प्रकार से सवाल आ सकते हैं। अभी आपको पता होगा कि ग्रीन बजटिंग बहुत चल रहा है, तो ग्रीन बजटिंग क्या होता है, और साथ में ग्रीन बजटिंग क्या होता है ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ग्रीन बजटिंग के अलावा जो है जीरो बेस बजटिंग, ये क्या होता है ना। और बजट डेफिसिट को नियंत्रित करने के लिए हम ऑफ बजट बोरोइंग ये ले रहे हैं, तो ये क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ से सवाल आ सकते हैं। अब आगे हैं खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग। देखो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको एक तो डेटा पता होना चाहिए अच्छे से, है ना। इसमें आपको एक तो डेटा पता होना चाहिए। डेटा के अलावा गवर्नमेंट के पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा जो इंडिया में ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन या ऐसे कई सारे के ज्योग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर्स विद्यमान है जिसकी वजह से भारत में जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है वो ग्रोथ कर सकते हैं ना। इसके अलावा ऐसे कौन कौन से कारक है, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान स्थिति क्या है, ठीक है। इन सबको आप एक पेज में निपटा सकते हो।
इन सब के अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है कि कौन कौन से क्षेत्र में संभावनाएं, अर्थात इसकी क्या क्या संभावनाएं हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की। इसके अलावा गवर्नमेंट की नीति क्या है, नीति के अलावा और मैं बात करूँ तो सरकारी योजनाएं कौन कौन सी है ना, ठीक है। इसके अलावा इस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का महत्व क्या है, और महत्व में एक अपना पॉइंट जो है वो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम आवश्यकताएं, ये भी हो जाएगा। और महत्व के अलावा क्या क्या इसमें चुनौतियां हैं, ठीक है, चुनौतियां हैं, ठीक है, लाभ क्या है, हानि क्या है, और फिर आप इसको कैसे सुधार कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 पेज का नोट्स आपके बनेंगे, लेकिन आप इसको बहुत ही अच्छे से बना लो, 3-4 पेज। अगर इनको बना दिया ना तो फिर आपका ये सवाल मिस नहीं होगा। और आप देखोगे कि पिछले 5 सालों में लगभग सिमिलर टाइप के ही सवाल इन्होंने पूछे हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, चुनौतियाँ हमारी वहाँ पर कवर हो गई हैं। इसके अलावा आप देखो इसका महत्व क्या है, ठीक है, तो महत्व क्या है वो भी आपको पता लग गया है ना, महत्व लिखा ना, महत्व। अगला तीसरा सवाल आया है कि इसकी चुनौतियाँ क्या है और इसका अवसर क्या है। अवसर मतलब संभावनाएं, ठीक है, और चुनौतियाँ मैंने बताई दी। और गौर करने की बात है, चुनौतियाँ यूपीएससी ने पहले भी पूछी है, अर्थात यूपीएससी पीवाईक्यू को रिपीट करता है, यहाँ से ये बात सिद्ध हो गई। और अगर किसी ने ये क्वेश्चन अच्छे से इसका मॉडल आंसर बनाया हो तो बाद में ये दिक्कत आएगी नहीं। ऐसे ही कई तरीके की जो माइक्रो थीम्स हैं वो सिविल्स डेली ने आइडेंटिफाई कर रखी है, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। इसके अलावा आगे देखो कि किसानों की आय में किस प्रकार से वो मदद कर रही है, अर्थात इससे क्या क्या लाभ हैं। जब भी लाभ के बारे में बात होगी तो लाभ किस किस को होगा, लाभ किसानों को होगा, लाभ इकोनॉमी को होगा, लाभ जो है वो अपने इन्वायरमेंट को होगा, है ना, और लाभ जो है उपभोक्ताओं को होगा, और लाभ जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट को होगा। तो इस लेवल पे आपको सोचना पड़ेगा और ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा। इसके अलावा देखो कि विपणन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, देखो अभी मैंने कहा ना सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या क्या बाधाएं हैं, है ना, बाधाएं मतलब चुनौतियाँ। देखो शब्दों का खेल है। इसके अलावा आगे देखो कि छोटी जो प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं वो उसकी स्वीकृति खराब है, अर्थात उसमें कौन कौन सी समस्याएं हैं। जो अपने कई तरीके की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है जो लोकल लेवल पे इस्टेब्लिश होती है वो रिलेटिवली छोटी होती है, तो उसमें कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं और उसके छोटे रहने के क्या क्या कारण है उसके बारे में बताया गया है। अगला देखो, अगर हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया कि किसानों की आय में किस प्रकार, ये वाला किसानों की आय में किस प्रकार वृद्धि की जा सकती है, तो आगे यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है। ये तो सवाल है कि गरीब किसानों की जो आर्थिक सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने में कैसे सहायक सिद्ध होंगी। अगर मैं सिंपल सी बात कहूँ, मैं 5वां जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो पहला क्वेश्चन प्लस तीसरे क्वेश्चन का मिक्सचर है। पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन को जो है इसने ना मिला दिया, यूँ कहूँ दूसरा क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन को इन्होंने मिला दिया, है ना। इसके अलावा अगला जो सवाल डेवलप होता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से वो है कि विभिन्न तरीके की क्रांतियाँ कौन कौन सी है। वाइट रेवोल्यूशन क्या है, पिंक रेवोल्यूशन क्या है, रेड रेवोल्यूशन क्या है, पर्पल रेवोल्यूशन क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और इसका अगर आपको बेसिक भी अगर पता है तो उस बेसिक के आधार पर आप आंसर राइटिंग कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक बार इन्होंने गुलाबी क्रांति, है ना, पिंक रेवोल्यूशन के बारे में पूछा है। अगला है उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, और साथ में ये कैसे इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इफेक्ट करती है उसके बारे में। बैलेंस स्वर्ण मुद्रीकरण योजना है ना, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, इसके बारे में सवाल पूछा है। और वैश्वीकरण और औपचारिक एवं अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को लिंक करके, है ना, रोजगार से। तो यहाँ से ये वाली जो थीम्स है, यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा एफडीआई, अभी मैंने निवेश के बारे में एक डेफिनेशन आपको लिखाई थी, तो एक तो वो डेफिनेशन याद रखना है। दूसरा एफडीआई से रिलेटेड जो है किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। देखो एक तो एफडीआई का पैटर्न क्या है, ठीक है, पैटर्न है ना, मतलब कि किस क्षेत्र में एफडीआई बढ़ रहा है, किस क्षेत्र में एफडीआई जो है हमारा घट रहा है, इसके बारे में, ठीक है। और एफडीआई जो है एफडीआई इन वेरियस फील्ड। अब ये वेरियस फील्ड कौन कौन से हैं, हमारे एग्रीकल्चर भी हो सकता है, ठीक है,
आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एग्रीकल्चर में लगभग न के बराबर FDI आता है। क्या FDI MSME में हो सकता है, ठीक है, या FDI हमारा सर्विस सेक्टर में हो सकता है ना। सर्विस सेक्टर में भी जैसे कि टूरिज्म हो सकता है, या बैंकिंग हो सकता है, या अदर जो कंसल्टेंसी सर्विसेज हो सकती है उसमें हो सकता है, या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हो सकता है ना। तो ये बातें आपको ध्यान रखने की किस किस फील्ड में FDI का जो है वो क्या क्या रोल चल रहा है। इसके अलावा मेरे हिसाब से एक सवाल जो आ सकता है वो आ सकता है FDI और FPI और FII, इनमें क्या डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस के ऊपर फैक्चुअल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यूपीएससी ने पहले भी बजट से जो है क्वेश्चन पूछा है कि पूंजीगत बजट और राजस्व बजट में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ से FDI और FPI FII के बीच में क्या क्या डिफरेंस है वहाँ से आ सकता है। इसके अलावा एक अपना एंगल इकोनॉमी में हमेशा बनता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है। तो यानी कि गवर्नमेंट स्टेप्स, गवर्नमेंट के क्या क्या स्टेप्स हैं, चाहे वो समझौता हो, ठीक है, गवर्नमेंट FDI को प्रमोट करने के लिए समझौता कर रही हो, या MOU साइन कर रही हो, है ना, या फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, विभिन्न तरीके के अग्रीमेंट्स सरकार कर रही हो, है ना, और या ये तो हो गया विदेशी, ठीक है, विदेशी कदम। इसके अलावा कुछ घरेलू कदम भी हम सोच सकते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, या वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना हो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को मजबूत करना हो, या इजी लोन सर्विस हो, या सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, या एग्जिम स्कीम को प्रमोट करना हो, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम हो, है ना। तो वो सब आपको ध्यान में रखनी है। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ से जो है किस किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। ये वाला सवाल पूछा गया कि पैटर्न में सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर प्रभाव पर चर्चा करें, यानी कि पैटर्न क्या है बेसिकली। दूसरा है क्षेत्र के बारे में मैंने बात की, तो रक्षा क्षेत्र से यहाँ से पूछा गया है सवाल। और अगला अगर मैं बात करूँ तो अच्छा हाँ, FDI के क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हानि है, ये वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। FDI के क्या लाभ हैं, क्या हानि है, और इसके अलावा क्या क्या इसमें चुनौतियाँ हैं, और चुनौतियों को हल करने के लिए क्या क्या हम कदम उठा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक अगर आपको कमेटी भी ध्यान हो तब तो सोने पे सुहागा, है ना। तो देखो FDI के बीच यहाँ पे आया हुआ है कि हस्ताक्षरित MOU और जो हमारा रियल FDI है इसके बीच में अंतर क्यों है, अर्थात कई तरीके के ऐसे कदम हैं जो हम उठा रहे हैं, जो हमको उठाने चाहिए, जिससे कि जो हम रियल MOU के तहत हमने टारगेट रखा है और जो एक्चुअल FDI आ रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर कम से कम हो सके। इसके अलावा अगला सवाल आया है कि संयुक्त उद्यम मार्ग के माध्यम से बहुवर्ण खुदरा क्षेत्र में FDI की अनुमति दे दी है, लेकिन एक साल बाद भी FDI में वृद्धि नजर नहीं हुई, यानी कि FDI का पैटर्न किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर में क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला अगर मैं बात करूँ तो वैश्वीकरण, ये तो सवाल हो चुका है हमारा। ये वाला वैश्वीकरण प्लस औपचारिक एवं अनौपचारिक अर्थव्यवस्था। तो देखो रोजगार से इन्होंने लिंक करके एक सवाल पूछा है ना। अगला सवाल इन्होंने पूछा है कि MNC के साथ जो भी भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियां हैं वो MNC के साथ कैसे जो है LPG रिफॉर्म के बाद कॉम्पीट करेगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और श्रम बाजार, ये सवाल इसी साल आया है, श्रम बाजार से इन्होंने लिंक करिए जो हमने 4 लेबर लॉ कोड बनाए हैं इसके संबंध में, और साथ में इसका वर्तमान में कहाँ तक प्रगति हुई है, ये सवाल भी आया है। अगला देखो श्रम प्रधान प्लस पूंजी प्रधान निर्यात, है ना। तो एक तो इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके बारे में और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, वैश्वीकरण प्लस औपचारिक या अनौपचारिक अर्थव्यवस्था। देखो मेरे हिसाब से यहाँ से जो है डायरेक्टली एक क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे वैश्वीकरण ने अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को प्रमोट किया है, और साथ में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को कम करने के लिए हम कौन कौन से वेरियस स्टेप्स ले सकते हैं। ये यहाँ से एक क्वेश्चन रह रहा है जो यूपीएससी पूछ सकता है अगले आने वाले सालों में। इसके अलावा ये बेसिक से क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं, और ये वाला जो रिसेंट में हम कहते हैं कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे संरक्षणवाद वगैरह चल रहा है, तो उससे कैसे निपटोगे। और इसके अलावा सरकार जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए कई तरीके की
स्कीम्स चला रही है, किन तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से हर साल कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं। हर साल 2 क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन डेडिकेटेड भी हो सकते हैं, यानी कि डेडिकेटेडली यहीं से आए हो, या मिक्स फॉर्म में भी आ सकते हैं। कई बार हम लिंक नहीं कर पाते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे ऊर्जा है, तो ऊर्जा में अपना रीन्यूएबल एनर्जी भी आता है ना, और रीन्यूएबल एनर्जी प्लस अगर इन्वायरमेंट को लिंक करके एक कोई नया क्वेश्चन बना दिया, तो अब आपके ऊपर डिलेमा रहेगा कि आप इसको इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट करो या इन्वायरमेंट से वाले सेक्शन में काम करो। तो इस क्वेश्चन को मिक्स्ड क्वेश्चन कहते हैं, और इन क्वेश्चन को डील करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट के मिलन से बना है। आगे देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में किस टाइप से। पहली बात तो देखो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले ऊर्जा के तौर पे कितने तरीके की हमारे पास ऊर्जाएं होती है, और ऊर्जाओं का घटक क्या क्या है, शेयर क्या है, इसके अलावा रिसेंट ट्रेंड क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा पे हम फोकस कर रहे हैं, सोलर पे, पवन पे, हाइब्रिड पे, ओटेक पे, न्यूक्लियर एनर्जी, इन पे ध्यान दे रहे हैं। और साथ में जो थर्मल पावर प्लांट हमारे चल रहे हैं उसकी रिसेंट में क्या सिचुएशन है। इसके अलावा सरकार जो है वो एनर्जी के किस फॉर्म को ज़्यादा प्रमोट कर रही है, और सरकार क्या चाहती है, सरकार का प्रोस्पेक्ट्स क्या है, और भविष्य में डिमांड, ऊर्जा की डिमांड कैसे बढ़ सकती है। वही सारे जो इश्यूज़ हैं वो सब ऊर्जा से रिलेटेड इशू ना। ऊर्जा में अपना विद्युत ऊर्जा भी आ चुकी है ना, साथ में बंदरगाह, पोर्ट से रिलेटेड, सड़क हो, हवाई अड्डा हो, रेलवे हो, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट हो रहा है ना। सरकार जो भी जैसे कि स्कीम्स चला रही है सड़क को नियंत्रित करने के लिए, सड़क को प्रमोट करने के लिए, है ना। अभी आपने देखा होगा कि भारतमाला स्कीम, ठीक है, भारतमाला स्कीम। इसके अलावा इंटरनेट को प्रमोट करने के लिए हम भारत नेट योजनाएं चला रहे हैं, ठीक है। रेलवे क्रॉसिंग को कम करने के लिए, है ना, मैन मेड रेलवे क्रॉसिंग को कम करने के लिए हम सेतु भारतम, है ना, सेतु भारतम, तो ये सारी चीज़ें चला रहे हैं। इसके अलावा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, इसके अलावा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, है ना, ये हम लॉन्च कर रहे हैं। और जब भी हम बुनियादी ढांचे की बात करेंगे, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो इंफ्रा में देखो अभी तक हमने सिर्फ फिजिकल इंफ्रा के बारे में बात की, हमने सोशल इंफ्रा के बारे में बात नहीं की। तो सोशल इंफ्रा से भी क्वेश्चन आ सकता है, सोशल इंफ्रा से भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी देखो यहाँ पे देखो, ये वाला उड्डयन कानून से सवाल आया है, और यहाँ पे आया है कि हवाई संपर्क योजना, क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना, मतलब RCS, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम्स, यहाँ से सवाल आया है। और यहीं से जो है इन्होंने उड़ान योजना की उपलब्धि क्या रही है और ये कहाँ तक जो है कारगर सिद्ध हुई है, इसके बारे में सवाल आया है। तो ये हमारा थीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी एक थीम है, उसका एक पार्ट है हमारा माइक्रो थीम, कौन सा, हवाई अड्डे, और हवाई अड्डे की एक स्कीम है उड़ान योजना। ये सबसे बड़ी स्कीम है और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, तभी यूपीएससी ने इसके ऊपर सवाल पूछा है। अगर मैं रेलवे के बारे में अगर बात करूं तो रेलवे की सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम कौन सी, वो भी आपको पता होना चाहिए, रेलवे मास्टर प्लान है ना। सड़क से रिलेटेड अगर कोई सवाल पूछूँ तो, या इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सवाल पूछूँ तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन तुरंत दिमाग में आना चाहिए। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, ये सारी चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए। इसके अलावा एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम क्या है वो भी पता होनी चाहिए। इसके अलावा ऊर्जा की अगर मैं बात करूँ, ये वाला जो है, ये वाला हमारा एयरवेज है ना, एयरवेज या एयरपोर्ट्स, ये एयरपोर्ट से सवाल पूछा है इन्होंने। अगर मैं ऊर्जा के बारे में बात करूँ तो ऊर्जा एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको हर पेपर के लिए प्रिपेयर करना है। GS 1, 2, 3, 4 में भी आपकी केस स्टडी आ सकती है। फॉर एग्जांपल आपको सोलर पावर प्लांट एस्टेब्लिश करना है और वहाँ से अगर ग्रामीणों को विस्थापित करना तो आप क्या करोगे, तो ये भी डिलेमा है। GS 3 में तो डेडिकेटेडली सवाल आ ही सकता है, GS 2 में भी जो है समावेशी मुद्दे हैं, वहाँ से सवाल आ सकता है। और GS 1 में ज्योग्राफी से सोलर एनर्जी को लिंक करके, पवन एनर्जी को या ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्टर, इनको लिंक करके
जो है सवाल बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा हम विभिन्न तरीके के डैम बनाते हैं, जल विद्युत योजनाएं, तो वहाँ से भी ज्योग्राफी को लिंक करके सवाल आ सकते हैं। तो GS 1 2 3 4 इन चारों से ही जो है एनर्जी सेक्टर का काफ़ी लिंक है, तो यहाँ से भर भर के सवाल आते हैं। आगे देखो SDG से लिंक कर दिया इनको, एक सवाल। दूसरा सवाल ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर पर, दूसरा। और तीसरा जल विद्युत योजनाओं से इन्होंने लिंक कर दिया। रन ऑफ द रिवर जो प्रोजेक्ट है ना हमारा, उसको लिंक कर दिया। तो डिफरेंट टाइप के सवाल आएंगे, है ना। अगर आप ऊर्जा में और देखोगे तो सोलर एनर्जी से भी भर भर के सवाल आए हुए हैं। अगर मैं रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करूँ तो रिन्यूएबल एनर्जी एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है ना। और रिन्यूएबल एनर्जी को आप IR से भी लिंक कर सकते हो, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी को आप सोलर से भी लिंक कर सकते हो। रिन्यूएबल एनर्जी को आप जो है इंटरनल सिक्योरिटी के साथ भी लिंक कर सकते हो कि कैसे जो है रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करके आप बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट कर सकते हो। और जैसे ही बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होगा, लोगों में आक्रोश नहीं रहेगा, लोग बाग दंगे नहीं करेंगे, नक्सलवाद उग्रवाद जैसे समस्याएं नहीं पनपेगी, तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत रहेगी। इंटरनेशनल रिलेशन के साथ कैसे लिंक कर सकते हो, अगर आप देखोगे जो खाड़ी देश है हमारे पास, है ना, गल्फ कंट्रीज़ हैं, तो उनके साथ हमारा रिलेशन मजबूत है। इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि हमारी डिपेंडेंसी या हमारी ऑयल डिपेंडेंसी, हमारी एनर्जी डिपेंडेंसी उन देशों पर काफ़ी ज़्यादा है, जिससे अगर वो चाहे तो इसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं। तो हमारी जो एक हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी ऑटोनॉमी है वो हमारे पास नहीं है। अगर हम अपने ही देश में रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करके एनर्जी जनरेशन बढ़ाएंगे, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे, एनर्जी कंजप्शन बढ़ाएंगे, तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी। तो एनर्जी सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट जो है वो IR से भी लिंक हमारा हो जाता है। इसके अलावा इंफ्रा से तो लिंक है ही है, ठीक है, इंफ्रा से तो लिंक है ही है। और एनर्जी आजकल हर चीज़ के लिए चाहिए। मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, उसमें एनर्जी ने भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और अभी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की बात आएगी तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास एनर्जी है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी से हर साल एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो किसी भी पेपर में है, हर साल एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। सोलर एनर्जी। इसके बाद जो हमारे पास दूसरे नंबर पर सबसे लिस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास एक तो पवन एनर्जी, है ना, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा बोले तो विंड एनर्जी, ठीक है। विंड एनर्जी के इक्वलेंट ही हम बायोगैस का रख सकते हैं ना। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो लगा रहा हूँ, ना कि जनरेशन कैपेसिटी के हिसाब से। तो सबसे पहले आपको सोलर के बारे में पता होना चाहिए, दूसरा आपको विंड एनर्जी और बायोगैस एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए, तीसरा जो पता होना चाहिए वो है आपका न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। और चौथा जो है वो अदर। अब अदर में भी देखो एक होता है अपना वेस्ट टू एनर्जी, वो भी इंपॉर्टेंट है। अदर में एक आता है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्टर, एक वो भी इंपॉर्टेंट है। एक होता है कि टाइडल एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक होता है अपना जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। और इन्हीं के बीच में एक और एनर्जी लाई करती है, वो होती है हमारी कि लघु पनविद्युत योजनाएं। लघु पन विद्युत योजनाएं मतलब कि स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, है ना, जिनकी क्षमताएं 25 मेगावाट से कम हो, तो ये आ सकता है। लेकिन सोलर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, सोलर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखें रिन्यूएबल एनर्जी में कौन कौन से सवाल आए हुए हैं, अब देखते हैं। सबसे पहले पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर एनर्जी, इनसे क्या क्या बेनिफिट हैं। बेनिफिट आपको रिन्यूएबल एनर्जी पूछें तो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में जब भी पढ़ेंगे तब इन सारी एनर्जी का क्या क्या हमारे पास प्रॉफिट है, ठीक है। प्रॉफिट बोले तो लाभ क्या है, इससे हानि क्या है, और हानि के साथ में चुनौती क्या है, ठीक है। चुनौती क्या है और एक आगे की राह, ये सब आप यहाँ से देखो। यहाँ पे जो है सोलर से क्वेश्चन आया हुआ है। अगला देखो, ये 2030 तक जो है ऊर्जा जरूरतों को 50% यानी कि पंचामृत के बारे में बात हो रही है। पंचामृत, है ना। ग्लासगो समिट COP16 भारत ने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य की शुरुआत की जिसका नाम पंचामृत है। तो उसमें से पंचामृत मतलब कि सरकार के 5 गोल्स होंगे, उनमें से एक गोल ये था। इसके अलावा अगला देखिए कि वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा का क्या स्थिति है। सौर ऊर्जा से एक सवाल आया है, और अगला है कि भारत को अपनी जो परमाणु ऊर्जा है उससे रिलेटेड एक सवाल है, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी से सवाल है। तो यहाँ से देखो सवाल आते रहेंगे।
आ गए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और आधारभूत ढांचे की अगर मैं बात करें तो यहाँ से भी सवाल आए हुए हैं, है ना। सबसे पहले पीपीपी। अब तो आपको समझ गया होगा कि कोई भी अगर हम चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके किन किन डायमेंशन पर हमको फोकस करना है, जैसे कि ये जो वाली माइक्रो थीम है ये आप कवर हो जाए। पीपीपी के जो वो है आलोचना से मुक्त नहीं रहा है, मतलब पीपीपी के लाभ क्या है और हानियाँ क्या है, यानी कि पक्ष विपक्ष के बारे में, है ना। साथ में यहाँ पे देखो यहाँ पे एक और पीपीपी सवाल आया है, पीपीपी से रिलेटेड यहाँ पे भी सवाल आया है। यानी कि लगभग अगर मैं बात करूँ तो हर ऑल्टरनेट ईयर में यूपीएससी पीपीपी के बारे में पूछता है, ये पता होना चाहिए। प्रमुख फसलें, देश के विभिन्न भागों में क्या क्या फसलों का पैटर्न रहा है वो, है ना। अब विभिन्न जब भागों के बारे में बात हो ही रही है तो चावल और गेहूं के बारे में एक बार यूपीएससी ने पूछा है। वर्तमान में क्या क्या चुनौतियां हैं इसके बारे में। साथ में फसल पैटर्न के अगर बारे में बात की जाए तो देखो उपभोग पैटर्न क्या रहा है और विपणन स्थितियाँ क्या रही है, और इसी के साथ फसल पैटर्न में किस तरीके का बदलाव हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमारे जो मिलेट प्रोडक्शन है उसकी क्या हालत है अभी रिसेंट ईयर्स में। साथ में चावल एवं गेहूं उत्पादन की क्या स्थिति है, तिलहन के उत्पादन में हम क्या देख रहे हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि हम जो हमारा खाद्य तेल है उसके ऊपर हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी काफ़ी है, वो भी पता होना चाहिए। अब इसके अलावा गेहूँ चावल प्रणाली के ऊपर वापस से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, है ना। ये सब ये क्वेश्चन कहाँ से रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन देखो यहाँ से रिपीट हुआ है ना, ये क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुआ है। ये एलियोपैथी क्या है, साथ में बागवानी कृषि यानी कि प्लांटेशन क्रॉप के बारे में भी सवाल आया हुआ है, और राष्ट्रीय बागवानी मिशन यानी कि इसको गवर्नमेंट स्कीम के साथ लिंक कर दिया। तो एग्रीकल्चर में पैटर्न क्या है, ठीक है। पैटर्न के साथ साथ उसके क्या क्या लाभ है या हानि क्या क्या है, इन सब के अलावा वर्तमान में चुनौती क्या क्या है, और जो है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे हो सकता है इसमें, और सॉल्यूशन क्या है, जैसे कि फसल विविधीकरण हो गया, है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, या एमएसपी नीति में थोड़ा सुधार करना हो गया। तो ये कुछ स्टेप्स आप लिख सकते हो। इसके अलावा इंटीग्रेटेड फार्मिंग से पिछले 4 सालों में 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, और ये दोनों ही क्वेश्चन इस प्रकार से। एकीकृत कृषि प्रणाली क्या है और कृषि उत्पादन को बनाए रखने में किस हद तक सहायक है। सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। मीट के ऊपर भी सवाल आ चुका है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है ना। इसके अलावा अगला जो हमारी थीम है वो है कि कृषि उपज का भंडारण कैसा होता है, परिवहन कैसा होता है, इनका विपणन कैसा होता है, और इस विपणन से रिगार्डिंग कौन कौन से चैलेंजेस अराइज होते हैं उसके बारे में सवाल है। अब ये भी बहुत, यहाँ से भी अपने को है ना 1-2 डायमेंशन ही पकड़नी है। देखो कैसे, ये देखो खाद्य पदार्थों की सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक कीवर्ड है। तो ये हमने कहाँ से लिया कीवर्ड, ये हमने लिया है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, अब देखना इसको आप खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से लिंक कर सकते हो। देखो फल सब्जी एवं खाद्य पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सुपरमार्केट की भूमिका का परीक्षण कीजिए। भाई इन खाद्य पदार्थ आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में तभी आ पाएंगे जब इनका खाद्य प्रसंस्करण हो पाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो कृषि के जो विपणन है इसमें एक मुख्य समस्या है बिचौलियों की समस्या, यानी कि मीडिएटरीज इसमें काफ़ी है। मीडिएटरीज काफ़ी होने की वजह से लीकेज भी बढ़ता है, और साथ में जो बेनिफिट किसान को मिलना चाहिए वो बेनिफिट किसान को न मिलके बिचौलियों को मिलता है। इसके अलावा देखो अगला एपीएमसी एक्ट के बारे में सवाल आया है, और अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम प्रक्रिया में कौन कौन सी बाधाएं हैं, यानी कि हमको बाधाएं क्या क्या है कृषि क्षेत्र में वो पता होनी चाहिए, है ना। चाहे वो बाधाएं विपणन के लेवल पे हो, परिवहन के लेवल पे हो, या भंडारण के लेवल पे हो। जब भी भंडारण के लेवल पे बात आएगी तो वो सरकारी भी होगा, निजी भी होगा, और जो है कृषक समुदाय के पास जो भी भंडारण सुविधाएं हैं उन तीनों लेवल पे हम बात करेंगे। तो बाधाएं पता होनी चाहिए, साथ में सोल्यूशन क्या है इसका वो भी पता होना चाहिए। इसके लिए एक कमेटी भी बैठी गई, शांता कुमार कमेटी, आप उसकी रिकमेंडेशन भी याद कर सकते हो। अगला सिंचाई प्रणाली के जो हमारे विभिन्न स्रोत हैं या विभिन्न प्रकार के हैं पैटर्न हैं, इसके बारे में भी सवाल आए हुए हैं। जल भंडारण देखो सिंपल सा है, देखो यहाँ से आप इजी क्वेश्चन आते हैं, जल भंडारण एवं सिंचाई प्रणाली में सुधार करने के लिए। साथ में भारतीय सिंचाई प्रणाली के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं, देखो यहाँ पे चुनौतियाँ आ गई, ठीक है। अगले बार और
अगला लिखा हुआ है कि कदमों का उल्लेख कीजिए, यानी कि गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले रही है उसके बारे में। फिर आगे देखो, जल संकट को हल करने में माइक्रो इरिगेशन एक अनादर हमारे पास माइक्रो थीम है ना, तो माइक्रो इरिगेशन से ये सवाल आ गया। आगे देखो, जल उपयोग दक्षता और माइक्रो इरिगेशन को जो हम अगर ट्रेडिशनल मेथड से अगर लिंक कर दें ना, परंपरागत कृषि जल बचत, यहाँ से अगर इसको इससे लिंक करते तो यहाँ से भी एक सवाल आ सकता है कि कैसे परंपरागत वाटर सिस्टम है या परंपरागत वाटर रिजर्वेयर सिस्टम है, उनका उपयोग हम इरिगेशन के लिए करते हैं और ये कैसे इन्होंने जो है हमारा टारगेटेड जो वाटर पोटेंशियल है उसको बढ़ाया है, जल उपयोग क्षमता को इसने बढ़ाया है। जल संरक्षण जल सुरक्षा से क्वेश्चन आया हुआ है और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना यानी कि राष्ट्रीय जल संभर योजना जो है वो कैसे बेनिफिशियल रही है वो बारे में। आगे किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी यानी कि कृषि में हम कैसे जो है ई प्रौद्योगिकी को यूज़ कर सकते हैं, इसको हमने GS2 में भी बढ़िया से डिस्कस किया था। अगला है सब्सिडी प्रत्यक्ष भी हो सकती है या अप्रत्यक्ष भी हो सकती है। साथ में इस सब्सिडी से कौन कौन से इश्यूज़ अराइज होते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, इस बारे में सवाल आए हुए हैं। जैसे कि पहला सवाल है कि पहला सवाल DBT से आया हुआ है ना, और अगर दूसरे सवाल के बारे में बात की जाए तो विभिन्न तरीके की जो कृषि सब्सिडियाँ दी जा रही हैं, तो इस सब्सिडियों का क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानियाँ हैं, अर्थात इनका आलोचनात्मक वर्णन हमको करना था। इसके अलावा अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करूँ तो सिंपल सा उन्होंने प्रत्यक्ष सब्सिडी और अप्रत्यक्ष सब्सिडी के बारे में पूछा है ना। तीसरे टाइप का है कि कैसे जो है हमको फसल बीमा की आवश्यकताएं पड़ती है। आगे देखो भंडारण, ये भंडारण से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, तो जब भी भंडारण से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो देखो बफर स्टॉक के बारे में जरूर चर्चा की जाएगी, क्योंकि बफर स्टॉक इज मैनेज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना। इसके अलावा कुछ राज्य सरकार भी मैनेज करती है नाफेड के माध्यम से, और कुछ जो अपना निजी क्षेत्र है वो भी भंडारण योजनाएं चलाती है या भंडारण सुविधाएं प्रोवाइड करवाती है थ्रू वेयर हाउसेस। इसके अलावा कुछ किसान अपने लेवल पर भी भंडारण करता है। आप देखते ही होंगे, आप स्वयं ग्रामीण समुदाय से बिलोंग करते हो, आपने देखा होगा कि तो कुछ किसान कट्टों में है ना नीम के पत्ते राख वगैरह मिला के अपने आप ही अपने घरों में स्टोर कर लेते हैं, तो ये यहाँ से सवाल आ सकते हैं। इसके अलावा MSP और जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वहाँ से, और वहाँ यहाँ के क्वेश्चन को प्रेडिक्ट करना बहुत आसान है। PDS में क्या क्या चुनौतियाँ हैं, चुनौतियाँ पूछ लिया। कभी ये पूछेगा कि इस चुनौतियों को कम करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, यानी कि पारदर्शी बनाने के लिए हम कैसे जो है स्टेप ले सकते हैं, है ना। और इसके अलावा सरकार क्या क्या कदम ले रही है, देखो को अधिक प्रभावी कब बनेगी, जब इसमें पारदर्शिता आएगी। सेम है ये पहला क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है और ये वाला क्वेश्चन सेम है। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए हम एक एक्ट लेके आए हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। तो ये 2013 जो है कैसे हेल्पफुल है, इसका एनालिसिस भी इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। इस बार जो आ सकते हैं, देखो 2025 के मेंस में जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसका एनालिसिस आ सकता है। एनालिसिस है ना, एनालिसिस क्यों आ सकता है, क्योंकि भूखमरी की समस्या और जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसमें भी इंडिया की रैंकिंग काफ़ी पीछे है। तो वहाँ से कई बार एडिटोरियल आए हुए हैं जिसमें इस एक्ट का एनालिसिस दे रखा है। तो मेरे हिसाब से 2025 में इसका एनालिसिस आ सकता है। देखो यहाँ पे भी आया हुआ है कि कैसे इन्होंने जो है भूखमरी और जो कुपोषण है, माल न्यूट्रिशन और हंगर, इसको कम करने में मदद मिली है। साथ में कौन कौन से क्रांतियाँ हैं, मिशन हैं, ये सब। तो अच्छा, आगे देखो पशुपालन है ना, तो पशुपालन में भी पशुपालन की क्या क्या क्षमताएं हैं और कैसे ये किसानों को लाभ पहुंचाती है ना, लाभ। दूसरा, पशुपालन में क्या क्या चुनौतियां हैं, चाहे बीमा के लेवल पे हो, बीमारियों के लेवल पे हो, या नस्लों के लेवल पे हो, या सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलना हो, ठीक है, और या जो बूचड़ खाने हैं या जो भी प्रोसेसिंग यूनिट है वो मोस्टली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अनुबंध खेती और भूमि पट्टे, यहाँ से लैंड रिफॉर्म से सवाल आ सकता है ना। तो लैंड रिफॉर्म की प्रेजेंट स्थिति क्या है, इससे सवाल आ सकते हैं। और कई हिस्सों में, देश के कई हिस्सों में जो लैंड रिफॉर्म है
वो कंपलसरी भी किए गए हैं और कई जगह जो है स्वैच्छिक भी बने हुए हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस है, और साथ में विभिन्न राज्य सरकारों ने लैंड रिफॉर्म के लिए क्या क्या किए हैं, इसके ऊपर भी सवाल आ चुका है। मेंस में शायद इसी बार या लास्ट टू लास्ट ईयर इस सवाल पूछाएगी, विभिन्न राज्य सरकारों ने भूमि सुधार को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं। ये देखो, ये वाला सवाल आया हुआ ना, देखो, देश के कुछ भागों में भूमि सुधार से सीमांत एवं छोटे किसानों को की जो सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति है उसको सुधार करने में कैसे महत्व मिला है। तो यहाँ से सवाल आ सकता है ना, आया हुआ भी है, आगे भी रिपीट हो सकता है। अगला है मिसलेनियस। मिसलेनियस में अगर मैं बात की जाए तो भूमि सुधार, अब यहाँ पे भूमि सुधार को लिंक किया है किससे, कृषि उत्पादकता गरीबी उन्मूलन के बीच संबंध स्थापित करके, है ना। यानी कि भूमि सुधार जो है एक वस्तु कृषि उत्पादकता प्लस गरीबी उन्मूलन, है ना। मैं तो इसके आगे और बढ़ के आपको कह रहा हूं, प्लस स्वास्थ्य सुरक्षा प्लस शून्य भूखमरी, ठीक है, प्लस थोड़ा हम पर्यावरण के लेवल पे भी बात करेंगे, पर्यावरण प्लस कृषक का जीवन स्तर, तो इन लेवल पे आप जो है बात कर सकते हो भूमि सुधार। और भूमि सुधार में कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखना, अर्थात भूमि सुधार के माध्यम से हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। देखो, भूमि सुधार में एक तो चकबंदी शामिल है, इसके अलावा सहकारी कृषि शामिल है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शामिल है ना, तो ये सारी चीज़ें तो शामिल है। इसी के साथ एक लैंड सीलिंग की समस्या भी देखने को मिलती है ना, जो हमने लैंड सीलिंग की लिमिट लगा रखी है वो भी एक भूमि सुधार का ही हमारे पास प्रयास है। इसके लिए एक कई तरीके के आंदोलन जैसे कि भूदान आंदोलन, है ना, जैसे कि ऑपरेशन बरगा चलाया गया था वेस्ट बंगाल में। तो ये चीज़ें जो है आप पकड़ कर आप इनको पकड़ लो, और फिर इन चीज़ों का कृषि उत्पादकता पर क्या फर्क पड़ता है, ऐसी बात है, अच्छी होती है ना, तो वो कैसे होती है वो बतानी है। साथ में गरीबी उन्मूलन पे क्या प्रभाव पड़ता है ना, स्वास्थ्य सुरक्षा, भूखमरी एवं पर्यावरण संरक्षण और कृषकों के जीवन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। यहीं पे आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हो कि किसानों की डबल इनकम, किसानों की दुगनी आय। तो ये जब आप ये सारी चीज़ों से लिंक करके पढ़ोगे भूमि सुधार को, तब आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये था अपना GS 3 पोर्शन के इकोनॉमी वाले सेक्शन का माइक्रो थीम एनालिसिस, और ऐसी ही माइक्रो थीम्स हर एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिविल्स डेली के टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसी के साथ आगे आने वाले वीडियोस में हम GS 4 की माइक्रो थीम्स और साथ ही GS 1 में जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और अपने जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो इंडियन सोसाइटी हो, इससे रिलेटेड जो है हम माइक्रो थीम्स लेके आ रहे हैं। तो सारी माइक्रो थीम्स सेग्रीगेट हो चुकी है, आप चाहो तो सिविल्स डेली के टेलीग्राम ग्रुप से आप वो सारी माइक्रो थीम ले सकते हो। चलो ठीक है, सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।